व्हाट्स अप माय मेटावर्स फैमिली। आज मैं आपको कंप्लीट ओवरव्यू देने वाला हूं द सैंडबॉक्स गेम का, जो आपको जीरो से हीरो बना देगा। फिर भले ही आपको ब्लॉकचेन या क्रिप्टो गेमिंग या इनमें से किसी के बारे में भी कोई जानकारी ना हो, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि सैंडबॉक्स इतना अच्छा और क्रांतिकारी मेटावर्स विचार क्यों है। मैं इसे मौलिक स्तर से समझने में आपकी मदद करूंगा ताकि आप जान सके कि क्या हो रहा है और ताकि आप भी लोगों को समझा पाएं कि द सैंडबॉक्स में खेलकर लाभ कैसे कमाएं। प्ले टू अर्न गेम्स की एक शानदार खूबी यह है कि हमें वास्तव में उस समय के लिए पुरस्कृत किया जाता है जो हम खिलाड़ियों के रूप में इन मेटावर्स में बिताते हैं, और ये खिलाड़ियों के लिए एक बहुत ही सुपर रोमांचक बात है। तो अगर आप द सैंडबॉक्स के इस रिव्यू के बारे में उत्साहित है तो इस वीडियो पर एक थम्स अप जरूर ड्रॉप करें, क्योंकि ये यूट्यूब एल्गोरिदम में हमारी मदद करेगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आप प्ले टू अर्न गेमिंग की सभी जानकारी पा पाएं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो हम मूल बातों से शुरू करेंगे ताकि नए लोग भी इसे समझ पाएं और फिर रफ्तार पकड़ लेंगे। और आप में से वो लोग जो पहले से ही पूरे प्ले टू अर्न स्पेस से परिचित हैं और जो केवल सैंडबॉक्स के बारे में विशेष रूप से सीखना चाहते हैं, वो टाइमलाइन में दी गई डिस्क्रिप्शन की मदद से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बाकी के लोगों के लिए चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में आप मुझे कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए सुनेंगे जिन्हें आपको पहले समझना होगा। पहला है ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन एक ऐसा सार्वजनिक खाता है जिसे हर कोई देख सकता है, और जब कोई आइटम उस सार्वजनिक लेजर पर चढ़ती है तो लेजर की हर एक कॉपी को अपडेट किया जाता है। आप इसे गूगल डॉक की तरह ही सोच सकते हैं। तो एक ब्लॉकचेन सिर्फ एक सार्वजनिक गूगल डॉक है जिसे बदलना बहुत कठिन है और इसे हर बार वैलिडेट किया जाना चाहिए, और फिर जब ये अपडेट होता है तो ये सभी के लिए अपडेट हो जाता है। तो ये विकेंद्रीकृत है और कोई भी इसे नियंत्रित नहीं करता है और हर कोई इसे देख सकता है, और ये वर्चुअल दुनिया में वास्तविक स्वामित्व की अनुमति देता है। तो ब्लॉकचेन में दो चीजें मौजूद हैं, जिस एक के बारे में आप मुझे इस वीडियो में बात करते हुए सुनेंगे, वो है NFT। NFT के बारे में आपको बस ये जानने की जरूरत है कि इसका उपयोग मेटावर्स में किसी भी चीज के लिए किया जा सकता है। ये एक एंड गेम आइटम, ये एक चरित्र हो सकता है, ये एक हथियार हो सकता है या जमीन का एक टुकड़ा। ये कुछ भी हो सकता है जो अद्वितीय है और ब्लॉकचेन पर मौजूद है और जो वास्तव में लोगों के स्वामित्व में होता है। और फिर क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा शब्द है जिसे आप सुनेंगे यहाँ सिर्फ क्रिप्टो या कॉइन या टोकन, और अक्सर हम यहाँ जिसका जिक्र करेंगे वो है करेंसी इस खेल के दुनिया के अंदर की। तो ये सैंड हो सकती है विशेष रूप से इस वीडियो में। तो सैंड भी इस सैंडबॉक्स की एक करेंसी है और सैंड भी ब्लॉकचेन में मौजूद है। ये वास्तव में सीमित है और वेरीफाइबल डिसेंट्रलाइज्ड है, इसलिए कोई भी संगठन यहाँ तक कि सैंडबॉक्स भी सैंड को नियंत्रित नहीं करता, जब शायद वे इसके एक छोटे से प्रतिशत को नियंत्रित कर पाए यदि उनके पास एक वॉर चेस्ट है। लेकिन सैंड स्वयं ही अनुबंधित रूप से सीमित है, तो आप जानते हैं एक सीमित इन्फ्लेशन ही होगी। वास्तव में क्या मायने रखता है वो ये है कि ये इन गेम करेंसी है जिसे आप US डॉलर या अपनी स्थानीय करेंसी में बदल सकते हैं और आप इसके साथ अपने किराए का भुगतान कर सकते हैं। ये सिर्फ गेम करेंसी है जो असली पैसा ही है। तो अब जब आप लोग इस बारे में जान गए हैं तो आइए सैंडबॉक्स नामक इस शानदार मेटावर्स के हमारे गेटिंग स्टार्टेड गाइड ओवरव्यू की तरफ बढ़े। तो शुरू करते हैं। सैंडबॉक्स एक समुदाय संचालित मंच है जहां क्रिएटर्स ब्लॉकचेन पर वॉक्सल संपत्तियों और गेमिंग अनुभवों को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो मुझे इस तरह से सोचना अच्छा लगता है कि ये रोबॉक्स की तरह है या फिर थोड़ा बहुत माइनक्राफ्ट की तरह है या फिर उन दोनों गेमों के बीच का एक मिश्रण है जो उसी तकनीक का उपयोग करके ब्लॉकचेन पर मौजूद है, जो बिटकॉइन या एथेरियम को वैलिडेट करता है, जो वास्तव में बहुत ही कूल है। तो द सैंडबॉक्स 4 प्रमुख घटकों से बना है। तो पहला प्रमुख घटक है द वॉक्स एडिट, जहां आप वॉक्सल आर्ट बना और एनिमेट कर सकते हैं जिसे आप कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि आप अपने गेमिंग की दुनिया के लिए जीव या वस्तुओं या चीजें बना सकते हैं और फिर आप इसे NFT के रूप में मिंट कर सकते हैं। इसका दूसरा प्रमुख घटक उनका मार्केट प्लेस है, जो सैंडबॉक्स की सबसे अच्छी संपत्ति या NFT को बेचने और इकट्ठे करने की एक जगह है। और ये वह जगह है जहां उपयोगकर्ता द्वारा उत्पन्न सामग्री को एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी को, और जैसा
कि वो कहते हैं ये इकलौती ऐसी जगह है जहां आप चीजें खरीद और बेच सकते हैं। क्योंकि ये NFT ब्लॉकचेन पर मौजूद है, इसलिए आप किसी भी थर्ड पार्टी मार्केट का उपयोग कर अपने स्वामित्व वाली और आपके द्वारा बनाई गई संपत्तियों को बेच सकते हैं। द सैंडबॉक्स का तीसरा प्रमुख घटक है उनका गेम मेकर। ये गेम मेकर वास्तव में काफी शानदार है और आप गेम मेकर को ऑलरेडी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से अपने खुद के गेम बना सकते हैं और अन्य लोगों की गेम्स को भी आजमा सकते हैं। और मैं भी इसे हाईली रेकमेंड करता हूँ। और इस वीडियो के एंड में भी मैं आप लोगों को द सैंडबॉक्स को डाउनलोड करने और उसे खेलने के बारे में बताऊंगा। गेम मेकर ऐसी किसी भी गेम को बनाने और खेलने के लिए है जिसकी कल्पना आप कर सकते हैं और यूजर जनरेटेड होने के कारण ये बहुत ही शानदार है। तो फिर चौथा और अंतिम घटक है गेम प्लेयर, जो एक तरह से गेम मेकर के साथ टाइड अप है। लेकिन अधिकांश भाग के लिए ज्यादातर लोग जो द सैंडबॉक्स खेलेंगे वो शायद अपनी खुद की संपत्ति या यहाँ तक कि अपने खुद के गेम ही बनाएंगे। वो बस इसका आनंद लेंगे और इस विशाल और शानदार दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे जो कि है द सैंडबॉक्स मेटावर्स। तो अगली चीज जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए और जिसे गहराई से समझना चाहिए वो है द सैंडबॉक्स सैंड। अब सैंड एक ERC20 टोकन है जो एथीरियम पर मौजूद है और इसका मतलब ये है कि ये टोकन एथीरियम ब्लॉकचेन पर है। ये बिटकॉइन ब्लॉकचेन या सोलाना ब्लॉकचेन या फैंटास्मा ब्लॉकचेन पर नहीं है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग ब्लॉकचेन हैं जो सभी बहुत समान काम ही कर रहे हैं, लेकिन सैंडबॉक्स सैंड टोकन एक ERC20 टोकन है। मेरा ये भी मानना है कि अभी फाइनेंस पर मौजूद है और ये टोकन विभिन्न ब्लॉकचेन में फैल जाते हैं, लेकिन सैंड के बारे में समझने के लिए ये समझना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो सैंड सिर्फ सैंडबॉक्स इकोसिस्टम में इस्तेमाल होने वाला यूटिलिटी टोकन है। ये लेन देन और बातचीत का आधार है। ये एक ERC20 यूटिलिटी टोकन है जिसे एथीरियम ब्लॉकचेन पर बनाया गया है और सैंड की सीमित आपूर्ति है जो है 3 बिलियन सैंड। तो आप जानते हैं कि कभी भी 3 बिलियन से अधिक सैंड का निर्माण नहीं होगा और जब सैंड इथीरियम से बाइनेंस स्मार्ट चेन के लिए जाता है तो इथीरियम पर कुछ सैंड को वास्तव में नष्ट करना पड़ता है ताकि इसे बाइनेंस पर भी बनाया जा सके या फिर इसे रैप किया जा सके। और आप इसके बारे में जो भी सोचना चाहते हो, तो इसकी एक सीमित संख्या है और कभी भी 3 बिलियन से अधिक सैंड नहीं होंगे और इसी के कारण ये संभावित स्टोर के रूप में इसे भी बिटकॉइन की तरह अस्तित्व में रहने की अनुमति देता है। और विशेष रूप से जैसे जैसे सैंडबॉक्स मेटावर्स बढ़ेगा और क्योंकि सैंडबॉक्स मेटावर्स में सैंड ही यूटिलिटी है तो आगे चलकर इसका उपयोग और मांग बढ़ सकती है, लेकिन आपूर्ति सीमित ही रहेगी। खैर, मैं एक वित्तीय सलाहकार नहीं हूं, लेकिन ये इन मेटावर्स की विशेषता है जिनकी कॉइन्स की आपूर्ति सीमित या कैप्ड यूटिलिटी टोकन रहते हैं। खैर, आप इनके बारे में जो भी सोचना चाहते हैं, ये प्रति टोकन मूल्य होता है। जैसे जैसे मेटावर्स बढ़ता है और मेटावर्स में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है, बीतते समय के साथ प्रत्येक व्यक्तिगत टोकन का मूल्य भी शायद बढ़ जाता है। तो ऐसा होना मुमकिन है। तो अगर आप द सैंडबॉक्स वेबसाइट पर जाते हैं सैंड खरीदने और सैंड पर दांव लगाने के लिए, तो यहाँ आपके लिए उसके लिंक भी दिए गए हैं। तो चलिए द सैंडबॉक्स के एक और बड़े कारक के बारे में बात करते हैं जो आपको वास्तव में ये समझने में मदद करेगा कि क्या चल रहा है, और इस कारक का नाम है द लैंड। तो सैंडबॉक्स मेटावर्स लैंड से बना है और लैंड दुनिया के हिस्से हैं जो अनुभव बनाने और उसके मुद्रीकरण के लिए खिलाड़ियों के स्वामित्व में होते हैं। इसलिए खिलाड़ी इन्हें 2 कारणों से अपना सकते हैं, एक अपनी अलग अलग गेम और चीजें बनाने के लिए और वास्तव में उन चीजों को आजमाने के लिए। दूसरा, लोगों द्वारा बनाए गए खेलों और अनुभवों का मुद्रीकरण करने के लिए आपके पास उन्हें रखने के लिए एक जगह होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग वास्तव में द सैंडबॉक्स में जमीन खरीद रहे हैं क्योंकि ये सीमित है और वे इसका उपयोग कर रहे हैं या इसका उपयोग करने की योजना बना रहे हैं, ना कि खुद की गेम बनाने के लिए, बल्कि इसे किराए पर देने के लिए या अन्य लोगों को इसका उपयोग करने देने के लिए जो अपने खुद के गेमिंग एक्सपीरियंस बनाना चाहते हैं। गेम्स की मेजबानी के लिए केवल 1,66,446 लैंड्स ही उपलब्ध हैं, तो 166,000 प्लॉट, इनकी संख्या इससे ज्यादा कभी नहीं होगी। इसलिए अधिक से अधिक लोग जो गेम बनाना चाहते हैं अंततः उन्हें किसी और से जमीन खरीदनी होगी, और अगर कोई गेम फेमस नहीं हुई है तो शायद उसे वहां से हटाना भी पड़े। ये लोग क्या कर रहे हैं कि वो जमीन की आपूर्ति और मांग को वही समान पहलू बना रहे हैं जो वास्तविक जीवन में मौजूद होते हैं। मतलब अगर आप लॉस एंजलिस के आसपास रहना चाहते
हैं तो आपको लॉस एंजलिस के आसपास केवल उतनी ही जमीन मिलेगी जितनी उपलब्ध है। खैर, मैं राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मांग जल्दी से बदल सकती है क्योंकि अब वास्तव में कैलिफोर्निया में हो रही कुछ राजनीति के कारण लोग वहां रहने जाने की बजाय वहां से कहीं और जा रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि चलिए पॉलिटिक्स की बात नहीं करते हैं, तो सैंडबॉक्स पर भी यही चीज एप्लीकेबल है। द सैंडबॉक्स में भी सीमित मात्रा में ही जगह उपलब्ध है। जैसे लोग कुछ चीजों के लिए बहुत ज्यादा पैसे दे रहे हैं। उदाहरण के लिए द सैंडबॉक्स में स्नूप डॉग के घर के ठीक बगल में जमीन खरीदना काफी महंगा है क्योंकि स्नूप डॉग ने सैंडबॉक्स में जमीन खरीदी है और वो द सैंडबॉक्स में संगीत कार्यक्रम और कॉन्सर्ट आयोजित करने के बारे में भी सोच रहे हैं। इसलिए लोग स्नूप डॉग के आसपास जमीन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अटारी ने द सैंडबॉक्स में काफी जमीन खरीदी है और लोग अटारी के आसपास की जमीन भी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे द सैंडबॉक्स में अलग अलग जगहों पर जमीन की कीमत अलग अलग हो जाती है। लेकिन क्योंकि द सैंडबॉक्स में लैंड सीमित है तो मुझे लगता है कि आगे चलकर इसके मूल्य में काफी बढ़ोतरी होगी, और यही कारण है कि मैंने भी द सैंडबॉक्स में जमीन खरीदी हुई है। द सैंडबॉक्स में जमीन खरीदना वास्तव में उतना मुश्किल नहीं है। आप या तो द सैंडबॉक्स के बाजार का उपयोग कर या आप ओपन सी के जरिए जमीन खरीद सकते हैं। ओपन सी अभी तक मौजूद सबसे बड़े NFT मार्केट प्लेस में से एक है और मुझे अपनी जमीन खरीदने के लिए इसकी जांच करना अच्छा लगता है। लेकिन वास्तव में इससे पहले कि उस जमीन को देखें जो विशेष रूप से बिक्री के लिए उपलब्ध है, आइए उससे पहले पूरे द सैंडबॉक्स मानचित्र पर एक नजर डालें और आप महसूस कर पाएंगे कि ये वास्तव में कितनी बड़ी दुनिया है। इसलिए शुरू करते हुए अगर हम यहाँ जूम इन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हरे और नीले डॉट्स जमीन का एक विशिष्ट टुकड़ा है। अब आप देख सकते हैं कि जमीन के इन टुकड़ों में से कुछ, खैर अगर लोग ज्यादा जमीन खरीदते हैं तो वास्तव में दूसरों की तुलना में बहुत बड़े होते हैं। तो ये जमीन का एक टुकड़ा है जो अभी भी बिक्री के लिए उपलब्ध है। कोई इसे बेचने की कोशिश कर रहा है। आप उसकी लोकेशन देख सकते हैं और ये जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि बाइनेंस वास्तव में यहाँ इस भूमि के कुछ हिस्से का मालिक है। सैंडबॉक्स के पास अभी भी बहुत सारी भूमि है जो सैंडबॉक्स में ही है। वो अभी इसे बेच नहीं रहे, पर हो सकता है शायद वो भविष्य में इसे बेच दें। तो हाँ, आप देख सकते हैं कि सैंडबॉक्स में अटारी के पास जमीन का एक बड़ा हिस्सा है। रेवोमोन ये वास्तव में एक बहुत अच्छा स्लीपर गेम है। मुझे लगता है कि रेवोमोन में काफी अच्छी संभावनाएं हैं। सैंडबॉक्स में उनके पास काफी जमीन है। पोंग के पास भी सैंडबॉक्स में जमीन है। बाइनेंस के पास वास्तव में सैंडबॉक्स में बहुत सारी जमीन है। आइए थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं। शायद हम इससे ज्यादा जूम आउट नहीं कर सकते। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास द सैंडबॉक्स में बहुत सारी जमीन है। खैर, डोज कॉइन के पास भी काफी सारी जमीन है। अब मुझे लगता है कि ये सिर्फ कुछ रैंडम लोग हैं जो डोज कॉइन मीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे ये पसंद है। और स्मर्फ ने भी द सैंडबॉक्स में बहुत सारी जमीन खरीदी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि एक विशाल दुनिया है जहाँ जमीन का प्रत्येक टुकड़ा अलग अलग, कभी कभी बड़े पैमाने पर गेम डेवलपमेंट कंपनियों या व्यक्तियों के स्वामित्व में है, जो बाद में जमीन बेचने या इसे उन लोगों को किराए पर देने की योजना बना रहे हैं जो गेमिंग एक्सपीरियंस बनाना चाहते हैं या जो खिलाड़ी खुद इन गेम्स को बनाना चाहते हैं ताकि खिलाड़ी इनका उपयोग कर सकें और जमीन का मालिक इनसे कमाई कर सके। तो मुझे लगता है ये बहुत ही कूल है। आइए कुछ ऐसी जमीनों को देखते हैं जो वास्तव में बिक्री के लिए हैं। तो अभी हम ओपन सी पर हैं और मैं सबसे कम से उच्चतम कीमत के आधार पर बाय नाउ जमीन को देख रहा हूँ। तो अभी आप द सैंडबॉक्स में जो सबसे सस्ती जमीन खरीद सकते हैं वो 3.5 ETH की है। ये $10,000 से अधिक है। तो सैंडबॉक्स में जमीन बिल्कुल भी सस्ती नहीं है। सैंडबॉक्स में मैंने जो कुछ जमीन खरीदी थी वो 0.5 ETH की थी और उसकी कीमत में भी काफी बढ़ोतरी हुई। मेरी जमीन के पास ही सैंडबॉक्स के स्वामित्व वाली जमीन है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि वहाँ वास्तव में एक मजेदार अनुभव बनाएंगे। और फिर मेरी जमीन दुनिया के रचनाकारों द्वारा बनाए गए एक बहुत ही मजेदार अनुभव के ठीक बगल में है। आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ जमीन बिना किसी मुख्य जमीन के एकदम बीचों बीच स्थित है। मेरा मतलब है कि आप कह नहीं सकते कि अन्य लोग इन सभी छोटे छोटे भूमि भूखंडों पर क्या निर्माण करने जा रहे हैं, लेकिन हाँ, जमीन काफी तेजी से बिक रही है। आइए वास्तव में देखें कि उच्चतम बिक्री मूल्य क्या था। मुझे ये जानने में दिलचस्पी है, इसलिए हमें कुछ समर जैम नीलामियां मिली जिनसे लगता है कि कई जमीनें काफी महंगी बिकी। तो आइए देखें कि ये वास्तव में कितने में बिकी। प्राइस हिस्ट्री, ओ माय गॉड, यस,
तो ऐसा लगता है कि किसी ने इस जमीन के लिए 580 इथीरियम का भुगतान किया, जो कि बहुत बड़ी रकम है। ये इस जमीन के लिए बहुत ज्यादा रकम है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ अनेकों अवसर उपलब्ध हैं। एक पूरी अर्थव्यवस्था है जो यहाँ इस ब्रांड की नई दुनिया में, इस ब्रांड के नए मेटावर्स में बन रही है। और ऐसे बहुत से लोग होने जा रहे हैं जो गेम खेलकर पैसे कमाएंगे। ऐसे बहुत से लोग होने वाले हैं जो खोज पूरी कर सैंड को कमाने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग होने जा रहे हैं जो फ्लिपिंग लैंड या फ्लिपिंग तलवार या उपयोगकर्ता द्वारा उत्पन्न संपत्ति की तरह पैसा कमाएंगे। यदि सैंडबॉक्स में कोई विशिष्ट अनुभव हो सकता है और अगर कोई इसे खेलता है और वो कहता है कि हे भगवान, ये अनुभव बहुत मजेदार था, तो ये हर किसी को इसे खेलने के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए वो इसमें जाते हैं और उस गेम में कुछ सीमित संपत्तियों को खरीदते हैं। और फिर जब अधिक लोग ये जानना शुरू करते हैं कि द सैंडबॉक्स में एक गेम का अनुभव कितना मजेदार है, तो अचानक उस गेम की संपत्ति आसमान छूने लगती है। और अचानक जिस व्यक्ति ने इसे पहली बार खोजा था, वो इससे बहुत अधिक आर्थिक लाभ उठाने में सक्षम हो जाता है। इसलिए ब्लॉकचेन गेमिंग में बहुत अवसर उपलब्ध हैं और उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। अब तक मैंने जो दिखाया उससे आपको कुछ ऐसे अवसरों को समझने में मदद मिली होगी जो विशेष रूप से सिर्फ और सिर्फ सैंडबॉक्स गेम में मौजूद हैं। तो अब मैं जल्दी से अपने डेस्कटॉप पर जा रहा हूं और मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि द सैंडबॉक्स को कैसे इंस्टॉल करना और उसे खेलना है। और फिर हम डेस्क पर वापस आएंगे और इस वीडियो को खत्म कर देंगे। ऑलराइट, मेरे डेस्कटॉप पर आपका स्वागत है। अपना सैंडबॉक्स अकाउंट बनाना और गेम डाउनलोड करना वास्तव में बहुत आसान है। सुनिश्चित करें कि आपने sandbox.game पर नेविगेट किया है। इसको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में पिन भी किया जाएगा। तो सुनिश्चित करें कि आप लोग साइन इन करें। मैं हाईली रेकमेंड करता हूं कि आप मेटामास्क या वॉम्बैट वॉलेट बनाएं और वॉलेट के जरिए वेब के साथ साइन इन करें। लेकिन आप गूगल, ट्विटर, फेसबुक किसी के माध्यम से भी साइन इन कर सकते हैं और आप अपना अकाउंट सेट कर सकते हैं। मेरा पहले से ही अकाउंट है, इसलिए मैं यहाँ जल्दी से लॉग इन करने जा रहा हूँ। और एक बार जब आप अपना अकाउंट सेट कर लेते हैं तो आपको किसी भी क्रिप्टो सामग्री के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ईमानदारी से कहूँ तो तब तक जब तक आप इसे पसंद नहीं करने लगते और जब तक आप कहते नहीं है कि ओह ये मजेदार है और मैं इससे अधिक जुड़ना शुरू करना चाहता हूँ। लेकिन गेम खेलने के लिए आप लोगों को जो करने की आवश्यकता है वो है बाईं ओर यहाँ नीचे क्रिएट पर नेविगेट करना। अब मुझे पता है कि आप कहेंगे कि अब अल्फा पर क्लिक करो, खेलने का ये तरीका है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप क्रिएट पर जाते हैं और अब आपको गेम मेकर डाउनलोड करना होगा, क्योंकि गेम मेकर पर आप बहुत सारे गेम खेल सकते हैं। तो अभी ये सिर्फ विंडोज पर उपलब्ध है, अभी ये मैक पर नहीं है। मेरा मानना है कि ये लंबे समय तक चलने वाला एक मोबाइल गेम भी होगा। मैं इसके बारे में गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये उनके विजन का एक हिस्सा है। लेकिन हाँ, अभी के लिए ये केवल विंडोज पर ही उपलब्ध है। तो आप बस डाउनलोड गेम मेकर पर क्लिक करें और इसे डाउनलोड करें। तो एक बार आपके पास फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद मैं इसे एक्सट्रैक्ट करने जा रहा हूं ताकि हम इंस्टॉलर रन कर सके। हाँ, इसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो अब हम यहाँ सिर्फ इंस्टॉल विज़ार्ड को फॉलो करेंगे। मैं इसे अपनी डी ड्राइव में इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। सैंडबॉक्स मेकर ये रहा और अब ये हमारे लिए सब कुछ करेगा। बहुत खूब। इसलिए एक बार आपकी इंस्टॉलेशन पूरी हो जाने के बाद आप ये तय कर सकते हैं कि क्या आप सैंडबॉक्स मेकर को रन करना चाहते हैं। और अब हम इसे लॉन्च करेंगे फिनिश पर क्लिक करके और अब ये सेट है और अब ये लॉन्च हो रहा है। ये रहा। तो ये रहा हमारा सैंडबॉक्स जो लॉन्च हो रहा है, जिसे यूनिटी के साथ बनाया गया था, जो कि अनरियल इंजन का एक प्रकार का प्रतियोगी है। और अब हम वास्तव में खेल सकते हैं और सैंडबॉक्स को आजमा सकते हैं, जो सुपर ऑसम है। तो ये है द सैंडबॉक्स अल्फा। ये अभी भी पूरी गेम नहीं है और जब आप पहली बार इसे खेलते हैं तो बहुत सी अतिरिक्त चीज़ें होने वाली हैं जो कि लोडिंग स्क्रीन तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लेंगी। दूसरी और तीसरी बार चलिए इसे वैलिडेट करने और इसे सभी फाइलों को डाउनलोड करने के लिए 1 सेकंड का समय देते हैं और फिर हम सैंडबॉक्स में प्रवेश करेंगे। अब ये मेरे लॉगिन करने और खेलने के लिए तैयार है और यही कारण है कि डाउनलोड करने से पहले आप लोगों को भी ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप अपना अकाउंट बना रहे हैं, क्योंकि वास्तव में आपको लॉगिन करने में सक्षम होने के लिए इसकी जरूरत होगी। तो चलो चलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आप अपना खुद का गेम बनाना शुरू कर सकते हैं। आप एक टेम्पलेट भी ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस गेम को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये एक मज़ेदार गेम है जिसे आप खेलना चाहते हैं, तो आप वास्तव में सबसे लेफ्ट साइड जाकर सबसे राइट साइड पर जाकर ड्राफ्ट गैलरी पर क्लिक करें।
और आप कुछ ऐसे वर्ल्ड्स में जा सकते हैं जो दूसरे लोग मेहनत से बना रहे हैं। आप वर्ल्ड्स के बहुत सारे पेजेस देखेंगे जिन्हें आप चेक भी कर सकते हैं। ये मुझे माइनक्राफ्ट की थोड़ी सी याद दिलाता है और हर कोई अपनी ज़मीन में जो कुछ भी संभव है उसका निर्माण कर रहा है। तो ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है, चलिए हम इसकी जांच कर सकते हैं। इसे ड्रैगन्स क्योर कहा जा रहा है, तो आप बस इस पर क्लिक करें और फिर प्ले पर क्लिक करें और फिर ये लोड होगा और उसके बाद हम इसकी जांच करेंगे। तो ये वास्तव में बहुत अच्छा है क्योंकि सैंडबॉक्स मेकर पर आपको अपना खुद का बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। ओह! ये वाला तो क्रैश हो गया। ख़ैर ये अच्छा नहीं है। ये अल्फ़ा है तो चलता है। लेकिन हाँ, आपको अपना खुद का बनाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अन्य लोगों के वर्ल्ड्स देख सकते हैं जो उन्होंने बनाए हैं, जो वास्तव में बहुत ही शानदार चीज़ है और ये रिप्लेबिलिटी और विविधता की एक भरमार प्रदान करता है। मुझे लगता है कि हम जिस समस्या का सामना कर रहे हैं, वो सैंडबॉक्स के कुछ पुराने संस्करणों के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी है। तो मैं अब एक दूसरे को आज़माने जा रहा हूँ जिसे अभी जनवरी में ही बनाया गया था और उम्मीद है कि ये ठीक से लोड हो जाएगा। बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी या कम से कम लोगों के वर्ल्ड को ऑटो अपडेट करने की इजाज़त देने का विकल्प होना चाहिए, जो एक नए गेम संस्करण के लिए रिलीज़ होने पर काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा ताकि लोगों के बनाए ये वर्ल्ड पुराने ना हो जाएं। ठीक है, तो ये रहा, हमने द सैंडबॉक्स में लोड कर लिया है। आप इसके लो वोक्सल प्रकार के ग्राफिक्स देख सकते हैं। थोड़े रोबॉक्स की तरह हैं लेकिन ये बहुत अच्छे हैं। और ये वास्तव में काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं अपनी तलवार को लहरा सकता हूँ। अरे वाह! ओह! मैं कूद सकता हूँ लेकिन मैं इन सिंगल पर सीधे दौड़ भी सकता हूँ। हाँ, काफ़ी दिलचस्प है। ठीक है, तो यहाँ एक भेड़िया है। तो क्या मैं इसे लड़ सकता हूँ? इसे तो परवाह भी नहीं है। इससे उसे नुकसान नहीं होता। ठीक है, देखते हैं कि इस वर्ल्ड में क्या चल रहा है। क्योंकि ये सभी वर्ल्ड्स उपयोगकर्ता द्वारा बनाए गए हैं, तो आप बहुत जल्दी संभावित इश्यूज पर भी ध्यान देंगे। ओह! अच्छा, ऐसा लग रहा है कि मैं वास्तव में इस तालाब से बाहर निकल सकता हूँ। ये काफ़ी बेकार होगा अगर मैं बस वहाँ फँस जाऊँ और बाहर भी ना निकल पाऊँ, है ना? तो ऐसा लगता है कि इस वर्ल्ड में कुछ लावा मौजूद है। यहाँ कुछ खास नहीं हो रहा है। ये अच्छी बात नहीं है कि हम लोगों द्वारा बनाए गए वास्तविक नक्शों में से कुछ की जांच नहीं कर सकते। ओह नहीं! उसने मुझे मारा लेकिन मैं चूक गया। वो ऊंची जगह पर है और अनाकिन ने मुझे सिखाया कि ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो तुम उनमें से कुछ बदमाशों को मार सकते हो। ये बहुत मज़ेदार है। तो दोस्तों, सैंडबॉक्स के बारे में वास्तव में अच्छी चीज़ों में से एक पहलू है प्ले टू अर्न। मुझे लगा कि मैं वहाँ मर गया हूँ। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि मैं वापस उठ सकता हूँ या नहीं। आओ मुझसे लड़ो, आओ। हमें ऊपर जाने का रास्ता ढूँढना होगा। आओ ना, आओ लड़ते हैं। ओह ओह ये रहा। ओह! ये काफ़ी अच्छा मूव था। खैर, ये बनाए गए वर्ल्ड्स में से एक था जिसकी हमने अभी जाँच की। यदि आप एन को हिट करते हो तो आप इस वर्ल्ड में मौजूद सभी एनएफटी को देख सकोगे और इस छोटे वर्ल्ड में ऐसी कोई एनएफटी फिलहाल नहीं है। ऐसा लगता है कि इसे बनाने वाला बस वर्ल्ड क्रिएटर पर अपने हाथ आजमा रहा था और बस उसी दौरान यह वर्ल्ड बन गया। आइए किसी दूसरे वर्ल्ड में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ हमें क्या मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अभी किसी और वर्ल्ड में आ गए हैं। ये थोड़ा बड़ा दिखता है और इसमें क्रॉस द मैप टू विन भी है। यहाँ कुछ दिशाएं भी हैं, तो हमें बस इस नक्शे को पार करना है और हम जीत जाएंगे। ठीक है, बढ़िया है। ये कैक्टस हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। मैं सोच रहा था कि क्या हम कैक्टस से नष्ट होने जा रहे हैं। हे भगवान, यहाँ तो दुश्मनों की पूरी फौज है। ये काफी कूल है क्योंकि ये हमें लेवल्स भी दिखा रहा है। इसमें वास्तव में लेवल के अलावा और भी चीजें शामिल हैं। हे भगवान, ठीक है, ये काफी आसान है। हम उन सबको पार कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तुम लोग काफी बेचारे हो। ठीक है, रुको रुको रुको, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये नहीं था। तुम लोग काफी शानदार हो। मुझे लग रहा है कि ये लेवल 2 है। अरे नहीं नहीं, इनके पास तो तलवारें भी नहीं है। ओ नहीं, ये अभी भी लेवल 1 पर ही है। इन लोगों के पास तो तलवारें भी नहीं है। रुको, यदि आप बस थोड़ा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं तो नक्शे में आने वाली भीड़ को हरा के अमीर हो सकते हैं, तो ये काफ़ी शानदार होगा। मुझे लगता है कि इन सभी लोगों से पार पाना काफ़ी आसान होने वाला है। मुझे बस ये देखना है कि हम कितनी जल्दी जीत सकते हैं। समस्या की कोई बात नहीं है। नॉट ए प्रॉब्लम, नॉट ए प्रॉब्लम मैन, तुम सबको आसानी से हरा सकता हूँ। खैर खैर, हम जीत गए। ये काफ़ी मज़ेदार था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्वालिटी में थोड़ा फ़र्क हो सकता है क्योंकि ये सारी गेम्स यूज़र्स ने बनाई हैं, तो खैर इसकी तो उम्मीद हमें करनी ही पड़ेगी। क्या हम इसे पार कर सकते हैं? कोशिश करता हूँ। खैर नहीं, हमें वापस ही जाना होगा।
इससे आगे जाना हमारे लिए फिलहाल तो मुमकिन नहीं है इस गेम में। खैर मैं आप लोगों को रिकमेंडेशन देता हूँ कि आप लोगों को एक्चुअल वर्ल्ड क्रिएटर से थोड़ा सा हैंडी हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों की काफ़ी हेल्प करेगा। क्योंकि अगर आप इसमें लैंड खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सैंडबॉक्स में कुछ बहुत ही हाई एंडेड एक्सपीरियंसेस भी मिलेंगे। तो अपने स्टूडियो में वापस जाने से पहले मैं आप सभी का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पर दिलवाना चाहता हूँ। वो है कि अल्फ़ा का सीज़न 2 जल्द ही आने वाला है और अल्फ़ा वास्तव में सैंड कमाने की अनुमति देता है, जो अल्फ़ा में खोजों को पूरा करने के लिए उसकी क्रिप्टो करेंसी है। तो इसलिए मैं आप सभी को रेकमेंड करता हूँ कि जैसे ही अल्फ़ा सीज़न 2 आता है आप लोग उसे जाकर ज़रूर चेक करें। खैर मैं उसके आने पर आप लोगों को डेफिनेटली अलर्ट भी करूँगा, लेकिन हाँ, ये वास्तव में पूरी तरह से विकसित सैंडबॉक्स गेम के फुली फ्लेज वर्जन को एक्सपीरियंस करने का एक बहुत ही शानदार तरीका होगा। मुझे आशा है कि आपने द सैंडबॉक्स के अवलोकन शुरुआती बिगनर्स गाइड का आनंद लिया। उम्मीद है कि इससे आपको वास्तव में ये समझने में मदद मिली कि ये दुनिया क्या है। ब्लॉकचेन गेमिंग का ये जो बॉक्स, इसमें बहुत ही क्षमता है और मुझे आशा है कि आपको भी ये क्षमता दिखाई दी होगी। अब अगर आपने इस वीडियो को आनंद लिया है तो एक बड़ा थम्स अप भेजना मत भूलें। इससे हमें यूट्यूब के एल्गोरिदम में बहुत मदद मिलेगी। हम वास्तव में इसकी सराहना करते हैं और आप में से 70% लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि आप उनमें से हैं तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मेक श्योर यू हिट सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक दैट नोटिफिकेशन बेल सो दैट आप भी सैंडबॉक्स और मेटावर्स और प्ले टू अर्न गेमिंग से संबंधित सभी चीजों के साथ अपडेटेड रहें। ये चैनल मेटावर्स के भविष्य के बारे में है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। मेरा नाम जेक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। हालांकि ये वीडियो मैं अकेला नहीं बनाता, नैट मेरा भाई इन सभी वीडियोस को एडिट करता है। इंट्रो और आउट्रो म्यूजिक हमारे दोस्त जॉश ने दिया है। तो आप सभी का धन्यवाद जो पैट्रियन पर हमारा समर्थन कर रहे हैं और हमें ये कंटेंट बनाने में सक्षम बना रहे हैं। यदि आप नहीं जानते तो हमारे पैट्रियन समर्थकों के लिए हमारे एक स्पेशल डिस्कॉर्ड चैनल है जहां हम प्ले टू अर्न के बारे में बात करते हैं। तो चलिए मैं आप सबको वहां मिलूंगा। तो अगर आप पैट्रियन पर हमारा समर्थन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है कि आप लोगों को डिस्कॉर्ड पर मिलूंगा। तब तक के लिए आप इस मेटावर्स का मजा लें।